ओके फाइन। सो केपलर्स लॉ में एग्जैक्टली क्या बता रहा हूं मैं कि केपलर्स लॉ केपलर ने जो भी लॉज दिए हैं सारे लॉज आर एम्पेरिकली डिराइव्ड। एम्पेरिकली डिराइव्ड का मीनिंग कि सबसे पहले हम डेटा को ऑब्जर्व करेंगे और फिर प्रेडिक्शंस करेंगे। उसका मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं। सपोज यहाँ पे x के वैल्यूज है और यहाँ पे y के वैल्यूज है, या एक कॉलम में x के वैल्यूज है और दूसरे कॉलम में y के वैल्यूज है। सही है। सपोज x का वैल्यू 1 है, उस पॉइंट पे y का वैल्यू है 1.005। यहाँ पे सपोज x का वैल्यू 2 है, उस पॉइंट पे y का वैल्यू है 4.01। यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, यहाँ पे y का वैल्यू हो गया 9.05। यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, यहाँ पे y का वैल्यू आपका हो गया 15.99। ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सपोज यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 5 है, तब y का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो मुझे इसका आंसर बता दो सब लोग। चलो, इट विल बी समवॉट इक्वल टू 25। सो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे कोई लॉ नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्टली कोई लॉ नहीं है, हमने बस डेटा देखा है। हमने एक साइड का डेटा देखा, हमने दूसरे साइड का डेटा देखा, तो उससे हमने एनालाइज किया कि अगला वैल्यू क्या होना चाहिए। जो बेसिकली आपका जो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो अभी जमाने में चलता है वो सारी यही चीजें है। एग्जिस्टिंग डेटा लो और आगे के वैल्यूज प्रेडिक्ट करो। तो केपलर ने यही चीज 400 साल पहले की थी। केपलर ने क्या किया? केपलर ने चांद तारों को ऑब्जर्व किया, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स फॉर मेनी डेज, फॉर इयर्स बेसिकली, उसके पास बहुत सारा डेटा आ गया और वो डेटा को देख के उसने 3 लॉज दिए। सो देयर आर नो फंडामेंटल प्रूफ्स ऑफ दीज लॉज। इन लॉज के कोई प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ्स नहीं है, उन्होंने बस ये डेटा ऑब्जर्व करके लॉ दिया है। तो सबसे पहला लॉ क्या है केपलर का, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? केपलर का सबसे पहला लॉ क्या है, कोई बता सकता है मुझे? The orbit of a planet is an ellipse is एलिप्स। at the ellipse. Yes. At the one foci, I think. हाँ ठीक है, चलो। तो you're very close actually, you're very close, but let's see। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉ बता देता हूँ। ठीक है, ये जो शेप होता है, ये जो शेप होता है, इस शेप को हम एलिप्स बोलते हैं। सही है। बेसिकली एक सर्कल लो, सर्कल को थोड़ा सा पिचका दो। ठीक है, तो ये जो आपका शेप होता है, इस शेप को हम लोग एलिप्स बोलते हैं। सही है। तो केपलर ने क्या बोला? केपलर ने बताया कि जो भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज है या फिर जो भी आपके प्लैनेट्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, ओके, बिकॉज तब तक से वो वही ऑब्जर्व कर सकते थे। सो जो भी आपके सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करते हैं। ठीक है, और एलिप्स में दो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। एलिप्स में दो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, ये आप 11th में पढ़ोगे एक्चुअली। ठीक है, उनको हम फोकस बुलाते हैं। ठीक है, ये भी फोकस है और ये भी फोकस है। सही है। तो इन स्पेशल पॉइंट्स को हम लोग एलिप्स बुलाते हैं। तो केपलर ने क्या बोला? केपलर ने बोला कि जो आपके प्लैनेट्स है दे ऑर्बिट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। बेसिकली वो घूमते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट पे, और सन जो है अपना वो वन ऑफ द फोकस पे है। सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकस। तो ये है केपलर का पहला लॉ। सब लोगों को क्लियर है? जिन जिन को क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे, नहीं क्लियर है पूछो, फिर से बताऊंगा। पहला लॉ देख लिया, अभी दूसरा लॉ देख लेते। कोई बताएगा मुझे दूसरा लॉ क्या होता है? एनीवन? जस्ट लेट मी नो अगर तुमको पता है तो। The radius vector from the sun to the planet sweeps equals area in a time. अच्छा चलो ठीक है। चलो, अभी यही जो अंग्रेजी में बताया ये मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है। अच्छा, सपोज मैंने यहाँ पे एलिप्स बना दिया है, यहाँ पे मैंने एलिप्स बना दिया है, और यहाँ पे एक फोकस पे अपना एक सन है। फोकस पे अपना एक सन है। ठीक है। सपोज अपना एक एक प्लैनेट है, वो इस टाइम पे इस पोजीशन पे है। सही है। एंड आफ्टर सम टी टाइम वो इस पोजीशन में आ गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आने में उसे टी टाइम लगा है। सही है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रेडियस वेक्टर ले लेंगे। अब ये रेडियस वेक्टर होता क्या है? रेडियस वेक्टर होता है बेसिकली सन को पकड़ो या फिर फोकस को पकड़ो, वहां से यहां तक एक पॉइंट बना लो, ये बन जाएगा आपका रेडियस वेक्टर। सही है। अच्छा ठीक है, तो यहां से यहां तक मैं दोनों के रेडियस वेक्टर बना रहा हूं। सही है। अच्छा, ये इसे मैं .1 बोल रहा हूं और इसे मैं .2 बोल रहा हूं। सही है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अपना प्लैनेट जो था वो .1 से .2 तक जा रहा है और उसे उस टाइम के लिए टोटल टी टाइम लग रहा है। सही है। अभी इसी चीज को थोड़े अलग वे में देखते हैं। सपोज अपना प्लैनेट अभी यहां पे आ गया है, अपना प्लैनेट यहां पे आ गया है, यहां से वो यहां पे आ रहा है। इस पोजीशन को मैं 1 मार्क कर रहा हूं और इस पोजीशन को मैं 2 मार्क कर रहा हूं। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक आने में उसे एग्जैक्टली उतना ही टाइम लग रहा है, उसे एग्जैक्टली टी टाइम लग रहा है। और इन दोनों का भी मैं रेडियस वेक्टर बना लेता हूं। सही है, इन दोनों का भी मैं रेडियस वेक्टर बना लेता हूं। सही है। ओके फाइन। तो
केपलर ने क्या बोला, केपलर ने बोला कि अगर दोनों को सेम टाइम लग रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में भी टी टाइम लग रहा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में भी टी टाइम लग रहा है, सही है, सो द एरिया कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर विल बी इक्वल, ठीक है, द एरिया कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर विल बी इक्वल। तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरियाज इक्वल है। बेसिकली इस वाले एरिया को मैं A1 बोल देता हूं, इस वाले एरिया को मैं A2 बोल देता हूं। तो द एरिया स्प्लिट बाय द रेडियस वेक्टर फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम आर इक्वल। इस केस में बेसिकली ये सब उसे टाइम 1 बोल देता हूं, टाइम 2 बोल देता हूं। अगर टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2 है तो उस केस में ये एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 होगा। दैट्स इट, सादे सिंपल हिंदी लैंग्वेज में इसका ये मीनिंग है केपलर के सेकंड लॉ का। फिर से बता रहा हूं, for equal time interval the area split by the radius vector is equal, ठीक है। जिन जिनको क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे एक, ठीक है। तो अभी आते हैं तीसरे लॉ पे, तीसरे लॉ पे आ जाते। चलो इसके लिए भी एक एलिप्स बना लेता हूं मैं, इसके लिए भी एक एलिप्स बना लेता हूं, सही है। अच्छा, और यहां पे अपना सन है एक फोकस पे और ये अपना प्लैनेट बेचारा ऑर्बिट कर रहा है, सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो तीसरा लॉ क्या बोलता है, तीसरा लॉ ये बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम, the square of time is directly the square of time period is directly proportional to cube of average radius, ठीक है। बेसिकली t square is directly proportional to r cube, t square is directly proportional to r cube। अभी टाइम पीरियड होता क्या है, एक पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लग रहा है एक प्लैनेट को, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं, सही है। आई मीन फॉर एग्जांपल अर्थ का टाइम पीरियड क्या है, 1 साल। सन का पूरा एक चक्कर काटने में अर्थ को 1 साल लगता है, तो वो उसका टाइम पीरियड हो गया। वही जुपिटर का जो होगा, मार्स का जो होगा, मर्क्यूरी का जो होगा वो होगा, ठीक है। जो प्लैनेट जितने दूर है उनका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होता है और जो प्लैनेट सन के जितने पास है उनका टाइम पीरियड उतना ही कम होता है, सही है। अच्छा, तो टाइम पीरियड का मीनिंग तो समझ गए होगे तुम मेरे हिसाब से, तो इट्स इजी। टाइम पीरियड का मीनिंग क्या, एक पूरा चक्कर काटने में प्लैनेट को कितना टाइम लग रहा है वो हो गया आपका टाइम पीरियड, सही है। और एवरेज रेडियस क्या हो गया, देखो जैसे मैंने बताया था ये अपना रेडियस वेक्टर है, तो इस पॉइंट पे रेडियस अलग है, फिर इस पॉइंट पे रेडियस अलग है, इस पॉइंट पे रेडियस अलग है, हर पॉइंट पे रेडियस तो अलग 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 है, ठीक है। ये अपना सर्कल नहीं है, सर्कल हर पॉइंट पे रेडियस सेम रहता है, बट ये अपना एलिप्स है, ठीक है। और एलिप्स में रेडियस कांस्टेंट नहीं होता, तो रेडियस के बदले उन्होंने यूज किया है एवरेज रेडियस। एवरेज रेडियस, ये जितने भी रेडियस है सारे रेडियस का एवरेज ले लिया, ठीक है। तो केपलर ने क्या बोला, केपलर ने बोल दिया कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रेडियस का क्यूब। दैट्स इट, सिंपल सा लॉ एकदम। जिन जिनको क्लियर है थम्स अप दे दो एक मुझे, चलो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, सही है। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि चलो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लो और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लो, सही है। इसका मास है m1, इसका मास है m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, सही है। तो न्यूटन ने क्या बोला, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अभी इसी चीज को मैं हिंदी में लिखूंगा, फिर से बता रहा हूं। दो मासेस है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और दोनों के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r। तो न्यूटन ने क्या बोला कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses। मीनिंग जो फोर्स है that force is directly proportional to इन दोनों का प्रोडक्ट, तो m1 into m2, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों मासेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो f is directly proportional to m1 m2, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पे ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो और उस क्वांटिटी के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। एक बार फिर से बता रहा हूं, स्टेटमेंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एवरी ऑब्जेक्ट attracts every other object in universe with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। तो ये है न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ। जिन जिन को ये क्लियर है मुझे एक थम्स अप दे दो, नहीं क्लियर है तो पूछो, बता दूंगा। तो अभी न्यूटन ने ये जो दिया है मैथमेटिकली, न्यूटन के लॉ को यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। अभी इनको कंबाइन कर देंगे हम,
इन दो इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे, तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 द होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सही है। अच्छा, हमने मैथ्स में पढ़ा है जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आती है, हमें पसंद नहीं है प्रोपोर्शनलिटी साइन, उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। सही है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को कुर्बान करने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली रिप्लेस इट विद एन इक्वल टू साइन और यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल दूंगा। उस कांस्टेंट को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये कैपिटल जी है क्या, ये कैपिटल जी है यूनिवर्सल, ये कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सही है। यूनिवर्सल क्यों बोला था, बेसिकली हर जगह कैपिटल जी की वैल्यू सेम है, यहां पे, तुम्हारे घर पे, मून पे, जुपिटर पे, कहीं पे भी जाओ, ठीक है, आउटर स्पेस पे, इंटरस्टेलर स्पेस पे, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, किधर भी जाओ, ये कैपिटल जी की वैल्यू सेम है। और ये वैल्यू मुझे कोई बता सकता है, एनीवन, कैपिटल जी की वैल्यू कोई मुझे बता सकता है? बोलो यार, मैं खुद भूल गया हूं, मैं खुद भूल गया। एनीवन? चलो, कितना कितना कितना? सर हाँ बोलो बोलो। सर G is equals to FR square upon M1 M2। ये चीटिंग है, यही देख के बोल दिया, मैं वैल्यू पूछ रहा हूं। नहीं सर। हाँ, यहां से तो वो चीज बोल सकते हैं यार। ठीक है, चलो मैं वैल्यू बताता, तो वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट कैसे आया वो बता रहा हूं, बट ये कैपिटल जी की वैल्यू है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है। ठीक है, इतना क्लियर है तुम लोग को? जिन जिन को अब तक मैंने जो भी पढ़ाया, अगर उतना क्लियर है तो मुझे अच्छे थम्स अप दे दो। चलो, अभी बहुत बच्चे पूछते हैं मुझे कि ये कहां से आया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये कहां से आया? बहुत सिंपल है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे, चलो इस फॉर्मूला को सबसे पहले तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसे डब्बे में डाल देता हूं, सो दैट ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से लर्न करना, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। सही है, जी की वैल्यू। खत्म होने के बाद और एक मीटिंग है क्या? ठीक है, ओके फाइन। अभी इसका जो यूनिट है ये कहां से आया, एक बार ये देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, आई मीन ये जो फॉर्मूला है आपका, कैपिटल F इक्वल टू GM1 M2 बाय आर स्क्वायर, इसी को थोड़ा अलग फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ G इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इंटू आर स्क्वायर, और ये M1 M2 डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय M1 M2। सही है। अच्छा, ये कैपिटल जी की वैल्यू है। अभी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, बट हमने स्क्वायर कर दिया तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर। मास का यूनिट होता है केजी, तो केजी इंटू केजी बन जाएगा केजी स्क्वायर। सही है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। सिंपली इसे लिखने में ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहां से आता है कैपिटल जी का यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर है तुम लोग को? चलो, अब ये न्यूटन का लॉ देख लिया, न्यूटन का लॉ देख लिया। ठीक है, अभी इस चीज पे आ जाते हैं हम लोग। सही है, स्मॉल जी पे आ जाते हैं, विल टॉक अबाउट स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी को हम लोग बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कैसे आई, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सही है, तो सपोज यहाँ पे अर्थ कंसिडर कर लो, ये जो यहाँ पे मैंने गोला बनाया ये अपनी अर्थ है, ये गोला जो बनाया ये अपनी अर्थ है। सही है। अच्छा, ये हो गया अर्थ का सेंटर, ये हो गया अर्थ का सेंटर, और सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लो जिसका मास है स्मॉल m, जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, और जो सरफेस से सपोज किसी स्मॉल h हाइट पे है, सरफेस से किसी स्मॉल h हाइट पे। अच्छा, ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल M ले लो, और अर्थ का रेडियस कैपिटल R ले लो। ठीक है, अर्थ का मास कैपिटल M और अर्थ का रेडियस कैपिटल R। सही है। अच्छा, अभी अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कितना है, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। सही है, ये अपना अर्थ का सेंटर हो गया, ये अपना मास हो गया, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस।
तो अर्थ के सेंटर और अपने मास में डिस्टेंस कितना हो गया? देख, ये तो रेडियस हो गया, रेडियस के साथ ये स्मॉल h ऐड कर दो, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल h। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया अर्थ के सेंटर से अपने मास पे। तो बेसिकली यहां पे लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल h। सही है। अच्छा, स्मॉल h जो है, स्मॉल h जो है वो बहुत छोटा है। आई मीन अगर तुम अर्थ का रेडियस देखो तो इट इज 6400 किलोमीटर अप्रॉक्स, किलोमीटर। ठीक है, और स्मॉल h सपोज 10 मीटर है, स्मॉल h सपोज 10 मीटर है, अगर उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने जाए तो ये चीज बन जाएगी 0.01 किलोमीटर। 1 2 3, हाँ बराबर 0.01 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 0.01 और ये दे आर नॉट इवन कंपेरेबल, तो डिस्टेंस हम लोग अप्रोक्सीमेटली कैपिटल R ही ले लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है तुम लोग को जो मैंने अभी बोला? ठीक है, अच्छा रेडियस मिल गया हमें रेडियस मिल गया। सही। अच्छा, अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रही है, अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है। ठीक है, अभी हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, कैपिटल G m1 m2 बाय R स्क्वायर, तो ये डाल देते हैं वैल्यूज इसमें। ठीक है, कैपिटल G के बदले कैपिटल G ही रहने देता हूं मैं। ठीक है, और कैपिटल ये m1 के बदले कैपिटल M डाल देता हूं, अर्थ का मास, और m2 के बदले स्मॉल m डाल देता हूं, उस ऑब्जेक्ट का मास। द होल डिवाइडेड बाय उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो उनके बीच में डिस्टेंस है कैपिटल R, तो यहां पे बन जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर। सही है। अच्छा, हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में कि फोर्स जो होता है वो ma के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू ma, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सही है, तो वही चीज मैं यहां पे लिख दूंगा, फोर्स के बदले मास टाइम्स एक्सेलरेशन लिख दूंगा मैं। सही है, फिर से बता रहा हूं, ये ग्रेविटी का लॉ है, ग्रेविटी का फॉर्मूला है F इक्वल टू G m1 m2 बाय R स्क्वायर। तो उसमें मैंने नेसेसरी सब्स्टिट्यूट कर दिया, m1 के बदले अर्थ का मास डाल दिया, m2 के बदले ऑब्जेक्ट का मास डाल दिया, स्मॉल r के बदले डिस्टेंस डाल दिया। सही है, और हमें पता है फोर्स इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ पे फोर्स के बदले ma लिख दिया। सही है। अच्छा, अभी इन दो इक्वेशंस को देखूं तो इन दो इक्वेशंस में स्मॉल m काट सकता हूं मैं, स्मॉल m इन दोनों इक्वेशन से काट सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है एक्सेलरेशन की वैल्यू? कैपिटल G m बाय R स्क्वायर। ठीक है, अपना स्मॉल m कुर्बान हो गया, स्मॉल m है ही नहीं पिक्चर में। सही है। अच्छा, अभी ये एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये एक्सेलरेशन अर्थ प्रोड्यूस कर रही है, अर्थ की ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है, एंड दैट्स द रीजन इसे एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग। क्या स्पेशल नाम देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है, दैट्स द रीजन इस एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नाम दे देते हैं, विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल g से। तो स्मॉल g का फॉर्मूला मिल गया कैपिटल G कैपिटल M बाय R स्क्वायर, बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू अर्थ का मास डिवाइडेड बाय अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमें स्मॉल g का वैल्यू मिला। यहाँ पे मैं इसे डब्बे में डाल देता हूं। ठीक है, जिन जिन को इतना क्लियर, एक थम्स अप दे दो मुझे। चलो, अभी यहाँ पे हमें स्मॉल g का फॉर्मूला तो मिल गया। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन अभी इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? देखो, इसकी जो वैल्यू है ये अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, जुपिटर पे अलग होगी, सन पे अलग होगी। सही है, तो अपन अभी अर्थ की बात करते हैं फॉर नाउ विल टॉक अबाउट अर्थ। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मूला में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इस फॉर्मूला में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सही है, कैपिटल G की वैल्यू तो वही है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हर जगह सही रहता है, यहाँ पे भी, मून पे भी, जुपिटर पे भी, सन पे भी। सही है। अच्छा, ओके फाइन। अभी कैपिटल G के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये अपने कैपिटल G की वैल्यू है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। सही है। फिर कैपिटल M की क्या वैल्यू है? ये अर्थ का मास है, अर्थ का मास होता है अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg। बहुत बड़ी है दुनिया, तो 24 10⁻24, ये 6 के आगे 24 जीरोस डाल दो। ठीक है, तो अर्थ का मास उतना ज्यादा, और अर्थ का रेडियस तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, वो है अपना 6400 किलोमीटर। लेकिन किलोमीटर अपना SI यूनिट नहीं है, मीटर है SI यूनिट, तो इसके आगे और 3 जीरोस लगाने पड़ेंगे।
बेसिकली 6400 और 3 जीरोस, 1 2 3। सही है, तो इसे लिखने को कैसे लिखेंगे? इसे लिखने में ऐसे लिखेंगे 6.4 इंटू 10 रेज टू, क्या लिखूं मैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बन जाएगा मीटर्स। तो यहां पे ये जो मैंने लिखा है ये क्वांटिटी, ये अगर क्लियर है थम्स अप दे दो मुझे। अभी ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखी है ये वैल्यू इसमें डाल देंगे। सही है, स्मॉल जी क्या हो जाएगा? स्मॉल जी हो जाएगा, कैपिटल जी के बदले डालेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल एम के बदले क्या डालेंगे? कैपिटल एम के बदले डालेंगे 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर के बदले क्या डालेंगे? 6.4 इंटू 10⁻6। तो 6.4 इंटू 10⁻6 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, उसी का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। सही है, ओके फाइन। तो ये होगी स्मॉल जी की वैल्यू। ठीक है, वैसे बहुत टीडियस भी नहीं है, खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.8 के, अप्रोक्सीमेटली 9.8 के बराबर। सही है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा मत करना प्लीज, निकाल दो वो चीज। सॉरी सर, गलती। तो जी का वैल्यू निकल के आता है 9.8। ठीक है, और ये सब कुछ एसआई यूनिट डाले तो आंसर भी एसआई यूनिट ही आएगा। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, ओके। तो ये आ जाता है अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे मैं डाल देता हूं डब्बे में। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कैसे आई, ये अगर जिन को क्लियर है तो मुझे एक थम्स अप दे दो, चलेगा। अब एक क्वेश्चन देख लो, तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सो प्लीज मुझे सब लोग का आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, शेप कुछ भी बना रहा हूं मैं, सही है। इसका मास है m1 और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, और यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूं, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूं। m1 का वैल्यू है से 5.2 इंटू 10⁻⁻, कितना डालू, ले लो चलो 10 ले लो kgs, ये भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद m2 हो गया आपका ये कितना ले लोगे, चलो ले लेना। ठीक है, इसे ले लेना 6 इंटू 10⁻11 kg। सही है, अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लो चलो 100 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है? इन दोनों के बीच में ग्रेविटी का फोर्स कितना है? F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो अभी देख लो, इसे एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला में अलग मार्क्स होते हैं बोर्ड्स के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैपिटल जी के बदले क्या लिखेंगे? 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इंटू m1 के बदले क्या लिखेंगे? 5.2 इंटू 10⁻10, तो 5.2 इंटू 10⁻10 इंटू m2 के बदले क्या लिखेंगे? 6 इंटू 10⁻11, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 6 इंटू 10⁻11 द होल डिवाइडेड बाय स्मॉल r के बदले क्या लिखेंगे? 100 किलोमीटर। अच्छा, ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर अपना एसआई यूनिट नहीं है, तो इसे सबसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में देयर आर 1000 मीटर्स। सही है, बेसिकली किलो का मतलब ही होता है 10⁻3, किलो का मतलब ही होता है 1000, तो किसी चीज के आगे किलो लगा दिया मतलब उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, तो इस चीज में ये बन जाएगा 100, जो कि अपनी वैल्यू है, इंटू 10⁻3 मीटर्स। तो यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, ये टोटल बन जाएगा 10⁻5 मीटर्स। तो ये रेडियस इज गिवन बाय 10⁻5 मीटर्स। सही है, अच्छा तो वही चीज यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻5, उसका स्क्वायर करना है। सही है, अच्छा ये हमने वैल्यूज डाल दिए। अभी मैं तुम्हें एक अच्छी टेक्निक बताता हूं जिससे हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशंस इजीली कर लेंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये चीज को मैं, और अच्छा चलो यही पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। क्या होता है ना, जब भी ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं, 10 के पावर को एक साइड में ले लो, बाकी नॉर्मल नंबर्स को एक साइड में ले लो।
मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे कैलकुलेशंस में क्या करना है, 10 के पावर को एक साइड में ले लो और नॉर्मल नंबर्स को दूसरे साइड में ले लो, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स कौन से है, यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स अपने ये है 6.67 हो गया, 5.2 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन। तो उसे मैं एक साइड में लिख रहा हूँ 6.67, ये देखो एक तो ये नंबर हो गया अपना, एक तो ये नंबर हो गया 5.2 इंटू 5.2 इंटू ये अपना 6 हो गया, ठीक है। ये अपने नॉर्मल नंबर्स हो गए। फिर 10 के कौन से पावर हो गए, सबसे पहले 10⁻11 इंटू ये 10⁻10 इंटू ये 10⁻11 डिवाइडेड बाय 10⁵ का स्क्वायर। 10⁵ का स्क्वायर क्या बन जाएगा, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी पता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 = 10, तो यहाँ पे 10⁻10 आ जाएगा, सही है। अच्छा, फिर इन्हें इवेल्युएट करो, इन्हें 10 की पावर को अलग से इवेल्युएट करो, नॉर्मल नंबर्स को अलग से इवेल्युएट करो, सही है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत इजी है, दिख रहा है ये 10 की पावर 10, ये 10 की पावर 10 कट जाएगा, ये 10 की पावर -11 और ये 10 की पावर 11 ये कट जाएगा, तो सारे 10 के पावर्स कट रहे हैं। बच क्या रहा अपने पास बच रहा है 5.2 इंटू 6.67 इंटू 208.104 क्या क्या 208.104 208.104। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, एग्जाम में अगर आपने आंसर लिखा, आंसर के साथ अगर उसका यूनिट नहीं लिखा है तो आधे मार्क्स उधर ही कटते हैं, हाफ या फिर 1 मार्क उधर ही कट जाएगा। यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, सही है। अच्छा, ये चीज एक बार क्रॉस चेक कर लेना,